हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो हम कर रहे हैं यह खान सर के जो है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच के जो है क्लास नोट है उसको हम करा रहे हैं। इसमें जो है 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 5 है, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको हम कराने वाले हैं। इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं 4 चैप्टर को तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप लोग को जो है क्लास डेली बेस पर जो है प्रोवाइड होती रहेगी। इसके लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वह है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में जो है सहायक होता है उसको श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उन समूह को जो है श्वसन तंत्र कहते हैं यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन जो है एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2, H2O और ऊष्मा निकलती है। यानी कि जब हम ग्लूकोज को यानी कि C2H12O6 को जो है जब हम लेते हैं उसके साथ 6 टाइम्स ऑफ O2 को लेते हैं तो इस प्रकार से वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 646 किलो कैलोरी ऊर्जा हमसे उनको मिलती है। यह जो है श्वसन यानी कि ऊष्मा या श्वसन करने के दौरान ये सब क्रियाएं होती हैं। इसमें आगे कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की जो है क्रिया है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का जो शरीर है वह ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। इसमें अगला पॉइंट है श्वसन की क्रिया जो है एक अपचायी यानी कि कैटाबोलिक क्रिया। श्वसन की जो क्रिया है एक अपचायी यानी कि कैटाबोलिक क्रिया है। अगला जो टॉपिक है वह है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है कि सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को जो है श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस अंदर लेने तथा बाहर लेने की जो क्रिया को क्या कहा जाता है तो उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास जो है 2 प्रकार का होता है यानी कि ब्रीदिंग जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला निश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन, दूसरा निःश्वसन यानी कि एक्सपीरेशन। निःश्वसन जो होता है इंस्पिरेशन और निःश्वसन क्या होता है? एक्सपीरेशन। इसको अलग अलग देखते हैं। पहले देखते हैं निःश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? सांस अंदर लेने की क्रिया को जो है निःश्वसन कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसकी क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको निःश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा जो है हम निम्नलिखित गैस लेते हैं। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो उस समय O2 लेते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और N2 यानी कि नाइट्रोजन लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन जो है 78% होता है। यह सांस लेने की क्रिया के दौरान होता है। जबकि निःश्वसन क्या होता है? तो निःश्वसन यानी कि एक्सपीरेशन क्या होता है? तो जब हम सांस को जो है बाहर छोड़ते हैं तो उसको निःश्वसन कहते हैं। जब भी हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको निःश्वसन करते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में जो है हम सांस को बाहर भी छोड़ते हैं, किंतु गैसों का जो अनुपात होता है वह बदल जाता है। निःश्वसन में जो है कौन कौन सी गैसें निकलती हैं उसको देखते हैं। निःश्वसन में जो है ऑक्सीजन निकलता है जो कि 21% हम पहले ले रहे थे, उसके बाद 17% छोड़ते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% ले रहे थे, जबकि छोड़ते कितना है तो 4.6% छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है वह 78% ही छोड़ते हैं। तो ये सभी निःश्वसन और निःश्वसन में ये सभी क्रियाएं होती हैं। आगे देखते हैं कि प्रमुख श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग में क्या है? श्वसन तंत्र का जो है वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको श्वसन अंग कहते हैं, जिसमें 7 प्रकार के श्वसन अंग है। जिसमें पहला है कि एक केशिकीय जीव जिसमें विसरण विधि होती है। दूसरा है कि जलीय जीव जिसमें ग्लोम यानी कि गलफड़ा के द्वारा जो है सांस लिया जाता है। एक किसके जीव में किसके विसरण विधि के द्वारा सांस लिया जाता है। तीसरा है कीट में जो है श्वास नली के द्वारा जो है सांस लिया जाता है।
चौथा है टेडपोल यानी कि बच्चा मेढक। तो बच्चा मेढक किससे सांस लेता है? तो वह गिल्स से जो है सांस लेता है। पांचवा है कि निष्क्रिय मेढक यानी कि भूमि के जो अंदर मेढक पाए जाते हैं तो वह किससे सांस लेते हैं? तो वह त्वचा से सांस लेते हैं। छठा है कि बिच्छू। बिच्छू जो है किससे सांस लेता है? तो वह बुक लंग्स से जो है सांस लेता है। इसका सही इसका जो है बुक लंग्स से। सातवां है मानव। मानव जो है किससे सांस लेता है? तो वह फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। तो यह प्रमुख अंग है जिनसे मतलब प्रमुख जीव प्रमुख है जिन्हें जो है जो सांस लेने के लिए अपने अंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं। अगला टॉपिक है मानव का जो है श्वसन मार्ग। मानव के लिए श्वसन मार्ग कौन कौन से? तो मानव को जब जो है श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को जो है श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग जो है कई प्रकार से है, यानी कि श्वसन मार्ग जो है 10 प्रकार से है, जिसको देख लेते हैं। पहला है कि नासा छिद्र के द्वारा जो है श्वसन मार्ग लिया जाता है। दूसरा है कि नासिक का पाठ के द्वारा लिया जाता है, फिर ग्रसनी के द्वारा। चौथा है स्वर तंत्र यानी कि लार्नेक्स के द्वारा। पांचवा श्वास नली यानी कि टेरिकिया के द्वारा। छठा ब्रोकाई यानी कि ब्रोनकाई के द्वारा। सातवां ब्रोक्लियस के द्वारा। आठवां वायुकोष्ठ यानी कि एल्विल के द्वारा। छठा रुधिर ब्लड के द्वारा भी लेते हैं। 10वां कोशिका यानी कि सेल के द्वारा लेते हैं। तो यानी कि हम सांस जो है इतने प्रकार से मार्ग के द्वारा जो है हम सांस को लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है वह है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? तो डायाफ्राम जो है यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है और यह संयोजी ऊतक का जो है बना होता है। निःश्वसन में जो है यह 75% योगदान करता है। गर्भवती महिलाओं में जो है निःश्वसन में डायाफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। डायाफ्राम टूट जाने पर जो है व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। डायाफ्राम अगर किसी व्यक्ति का टूट गया है तो उसकी जो है मृत्यु निश्चित है। अगला टॉपिक है कि नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होता है? तो नाक का यह अगला भाग होता है। इसी भाग में जो है वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो कि धूल कण को जो है रोक लेते हैं। तो नासा छिद्र में जो बाल पाए जाते हैं वह धूल के कण को जो है रोकते हैं। अगला जो टॉपिक है कि नासिका कपाट। नासिका कपाट क्या है? तो यह नाक का पिछला भाग है जिसमें चिपचिपा यानी कि म्यूकस पाया जाता है। नासिका जो है कपाट के पास ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो कि हमें सुगंध का एहसास कराता है। सुगंध का एहसास जो हमें ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जिसके कारण जो हमें सुगंध का एहसास होता रहता है। अगला टॉपिक है ग्रसनी यानी कि फोर्निक्स। ग्रसनी क्या होता है यानी फोर्निक्स क्या होता है? यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुंह गुहा के जो है पीछे पाया जाता है और इस मार्ग से जो है भोजन तथा वायु दोनों ही जाते हैं। रिमार्क के तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्रसनी यानी कि फोर्निक्स निगल के द्वारा जो है माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता रहता है। ग्रसनी जो है स्वतंत्र पर यानी कि लैरिंक्स के द्वारा जो है श्वास नली यानी कि ट्रैकिका से जुड़ जाती है। अगला पॉइंट है स्वर तंत्र यानी कि लैरिंक्स। स्वर तंत्र यानी कि लैरिंक्स क्या होता है? तो इसको देखते हैं कि यह जो है ग्रसनी के नीचे पाया जाता है और यह आवाज निकालने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में जो वॉइस बॉक्स का काम है वह सैनिक्स करता है। पक्षियों में जो वॉइस बॉक्स का काम करता है वह सैनिक्स करता है। लैरिंक्स का जो है एक कपास पाया जाता है जिसे इपीग्लोटिस कहते हैं। लैरिंक्स में जो है कपास पाया जाता है जिसे इपोग्लोटिक्स कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपोग्लोटिक्स जो है बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली न जाकर ग्रास नली में जाता है। जब कभी इपोग्लोटिक्स जो है खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। इपोग्लोटिक्स का जो नियंत्रण मेंडुला ऑब्लांगाटा करता है। तो प्रश्न पूछता है कि इपोग्लोटिक्स का जो नियंत्रण कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगाटा करता है।
अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि फेफड़ा यानी कि लंग्स। फेफड़ा क्या होता है, लंग्स क्या होता है, तो इसको देखते हैं। यह जो है मानव में वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वास अंग है। इसकी संख्या जो है 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा जो है फ्लूइड मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। फेफड़े को जो है फुफ्फुस यानी कि पल्मोनरी भी कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि फुफ्फुस या पल्मोनरी किसको कहते हैं। इसका आंसर होता है फेफड़ा यानी कि लंग्स। यह पेपर में पूछता है। फेफड़ा जो है रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे रक्त का जो है शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त जो है फेफड़े में जाकर शुद्ध हो जाता है, यानी कि जो रक्त होता है वह फेफड़े में जाकर शुद्ध हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वह है श्वास नली। श्वास नली क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। श्वास नली क्या होता है, इसके द्वारा जो श्वास नली के द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज को जो है सुरक्षा परत होता है, जिसके द्वारा श्वास नली जाती है, जिसे जो है डायलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रेकिया जो है आगे जाकर 2 भागों में बढ़े, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाते हैं, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ट्रेकिया है जो कि आगे जाकर डायलिन हो जाते हैं। डायलिन जो है आगे जाकर 2 भागों में टूट जाते हैं, जिसे ब्रांचाई कहते हैं, और ब्रांचाई जो है आगे जाकर कई शाखाओं में टूट जाते हैं, जिसको ब्रांचलेस कहते हैं, और यह भी आगे जाकर कई भागों में जिसको एल्वोली कहते हैं। इस प्रकार से आप फिगर में देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि वायु कोष्ठक यानी कि एल्वोली क्या होता है। वायु कोष्ठक यानी एल्वोली होता क्या है, तो ब्रांचोलिस के जो है सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वोली कहते हैं। एल्वोली गैसों के जो है विनिमय का जो है कार्य प्रदान करता है। जब एल्वोली जाम हो जाता है तो उसे बीमारी को निमोनिया कहते हैं। प्रश्न पूछ देता है कि निमोनिया जो है कब होता है, यानी किसके कारण हो जाता है, तो जब एल्वोली जाम हो जाता है तो उसके कारण जो है निमोनिया हो जाती है। आगे देखते हैं, टीबी नामक रोग में जो है एल्वोली में छेद हो जाता है। जब एल्वोली का बलगम जम जाता है तो उसे दमा रोग कहते हैं। एल्वोली में जो है रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है। एल्वोली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है, इसका काम होता है। आगे देखते हैं कि एल्वोली जिसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर हीमोग्लोबिन यानी कि HbO2 हो जाता है, तो HbO2 कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है और ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और HbCO2 को जो है बांध लेता है, जिससे कि यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पुनः एल्वोली तक वापस आ जाता है। जब जो है हम सांस छोड़ते हैं यानी कि निःश्वसन करते हैं, तो एल्वोली में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम श्वसन कहते हैं। ये सभी प्रक्रिया जो है चलती रहती है, जिसको हम श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि ट्राइडल वॉल्यूम। ट्राइडल वॉल्यूम क्या है, इसको देखते हैं। तो एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं उतना ही सांस छोड़ते हैं, जिसे हम ट्राइडल वॉल्यूम यानी कि टीबी कहते हैं। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं उतनी ही सांस छोड़ते हैं, जिसको हम ट्राइबल वॉल्यूम यानी कि टीबी कहते हैं। तो एक बार में ट्राइबल वॉल्यूम की संख्या कितनी होती है, तो वह 50 ml होती है। तो 1 मिनट में कितने वॉल्यूम होते हैं, तो 500 × 16 यानी कि 8000 ml पर 8000 पर ml होती है। दूसरा अगला पॉइंट है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, तो एक बार में ली गई अधिकतम वायु को टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि TLC कहते हैं। TLC जो है लगभग 6000 ml या फिर 6 लीटर होता है। टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी की जो है मात्रा 8% होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है, तो उसे वेंटिलेटर मशीन के द्वारा जो है कृत्रिम सांस दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग जो है ICU में होता है।
अगला पॉइंट है कि अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम भी ले जाता है। यह देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ जो है नाइट्रोजन ले जाता है, जबकि अधिक गहराई में जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाता है, और कम गहराई तक जाता है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। आगे देखते हैं कि वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। तो अगर वयस्क मानव है तो वह 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है, जबकि अगर छोटा बच्चा है तो वह 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है। और वयस्क आदमी है तो वह 14 से 18 बार, और छोटा बच्चा है तो वह 14 से 30 बार सांस लेता है। अगला पॉइंट है कि कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो इसके बारे में आइए चलिए देखते हैं। यह जो है मानव कोशिका के अंदर होता है, और यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है, जिससे हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिका श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है, पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका श्वसन जो है कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से, पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका श्वसन को देखते हैं। यह 2 प्रकार से, पहले कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और जो कोशिका द्रव्य में होता है उसको अनावसी श्वसन कहते हैं। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिका श्वसन होता है उसको ऑक्सी श्वसन, और जो कोशिका द्रव्य में होता है उसको अनाक्सी श्वसन कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, यह कोशिका द्रव है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अंदर और कोशिका इस प्रकार से दिखाया गया। अब इसमें जो है अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। पॉइंट है कि कोशिका द्रव में श्वसन क्या है, तो यह कोशिका द्रव, यह जो है कोशिका द्रव में श्वसन जो है कोशिका द्रव में होता है, और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसमें एक बीज का जो अंकुरण और जीवाणु तथा ईस्ट में अनाक्सी श्वसन होता है। कोशिका द्रव में जो है अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का जो है निर्माण करता है, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में यानी कि ग्लाइकोलाइसिस लाइरिस में खर्च होते हैं, और 2 एटीपी शेष बच जाते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। रिमार्क में हम देख सकते हैं क्या है कि रिमार्क में जो है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है क्रेब्स चक्र होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल यानी कि CA को कहते हैं। अगला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन कैसे होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन की जो है अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब इससे संबंधित देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो है देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को जो है क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने जो है की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को जो है क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि यह जो है इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने जो है किया था। कोशिका द्रव्य में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पूर्णतः अपघटन यानी कि टूटना होता है। एक पायरुविक अम्ल के जो है अपघटन में 18 एटीपी बनते हैं, और दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पायरुविक अम्ल के अपघटन में जो है तो कितने हो जाएंगे, तो 2 पायरुविक अम्ल पहुंचे हैं, जिसमें पहले में 18 होते हैं, दूसरे में 18, टोटल कितने हो जाते हैं, तो कुल 36 एटीपी हो जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या कितनी हो गई, तो 36 + 2 38 हो जाती है। तो कुल कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यह 38 रहना चाहिए। तो कुल एटीपी की संख्या हो जाती है 38, 36 क्रेब्स चक्र के द्वारा और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो है 2, यानी कि टोटल एटीपी की संख्या कितनी हो जाती है, तो 38। तो 38 एटीपी मिलाकर जो है एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा हमें कितने एटीपी से मिलकर प्राप्त होती है, तो 38 एटीपी को मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि नोट है कि क्रेब्स चक्र के दौरान जो है CO2 निकलता है। क्रेब्स चक्र, तो प्रश्न पूछ देता है कि क्रेब्स चक्र के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है, तो वह होगा
CO2। लास्ट पॉइंट है कि श्वसनीय पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन यानी कि टूटना होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक, वसा सबसे कम और प्रोटीन उससे भी कम होता है। ये सभी श्वसनीय पदार्थ के दौरान घटित होते हैं। रिमार्क यानी कि याद करने के लिए देखिए क्या है कि आंतरिक श्वसन जो होता है, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। श्वसनीय पदार्थ में देखते हैं कि फेफड़ों में होने वाले श्वसन को वायु श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। पेपर पूछ देता है कि वायु श्वसन क्या होता है और आंतरिक श्वसन क्या होता है। तो फेफड़ों में जो होने वाले श्वसन को वायु श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को जो है आंतरिक श्वसन कहा जाता है। आगे आज का जो टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है वह है परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र के लिए जो है क्लास नेक्स्ट होगी, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो आप लोग तो जो है पहुंच जाए। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।